इस वीडियो में हम मुगल सम्राट जहांगीर के मेवाड़ के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, सम्राट अकबर ने अपने जीवन काल में मेवाड़ को मुगल आधिपत्य के अधीन लाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, परंतु महाराणा प्रताप के दृढ़ निश्चय ने अकबर को उनके इरादे में सफलता नहीं मिलने दी। अकबर का देहांत अक्टूबर 1605 ईस्वी में होने के बाद अकबर के पुत्र सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से अगले मुगल सम्राट बने। तो इस प्रकार से नवंबर 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल सम्राट बनते हैं। जहांगीर ने अपने पिता यानी अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के अधीन लाने के लिए सत्तारूढ़ होते ही प्रयास आरंभ किए, क्योंकि उनकी दिल की इच्छा थी, बड़ी प्रगाढ़ इच्छा थी कि जिस काम को उनके पिताजी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए वो उसको अंजाम तक पहुंचाए। यानी मेवाड़ पर मुगल आधिपत्य स्थापित करने का उनका लक्ष्य था, प्रारंभ से ही था, और उसी दिशा में उन्होंने कार्य भी आरंभ कर दिया। सत्तारूढ़ होते हुए ही उसने अपने पुत्र परवेज को, यानी जहांगीर के पुत्र का नाम था परवेज, को सेना नायक बना करके मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। और प्रवेश के साथ और कौन थे? आपको पूर्व वीडियो में अगर ध्यान हो कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, परंतु मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को मेवाड़ का राणा न बना करके महाराणा प्रताप को बना दिया था और जगमाल अकबर की सेवा में चला गया था। उसी जगमाल का एक भाई था सगर। इस सगर को चित्तौड़ का राणा बनाने के लिए, चित्तौड़ का शासक बनाने के लिए परवेज के सेनापतित्व में जहांगीर ने सत्तारूढ़ होते ही एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। परंतु 1606 ईस्वी में ही शहजादा खुसरो द्वारा विद्रोह करने की वजह से जहांगीर ने परवेज को वापस बुला लिया मेवाड़ से। तो इस प्रकार से जो लक्ष्य था सगर को मेवाड़ का राणा बनाने का, वो पूर्ण नहीं हो पाया। यद्यपि चित्तौड़ की शासन सत्ता सगर को सौंप दी थी, चित्तौड़ उसमें मुगलों के आधिपत्य में ही था। तो इस प्रकार से परवेज के नेतृत्व में जहांगीर द्वारा मेवाड़ विजय के लिए किया गया प्रथम अभियान सफल नहीं हुआ। परवेज के बाद में अगला अभियान भेजा गया। जहांगीर ने अपने विश्वस्त और सबसे बहादुर सेना नायकों में से एक महाबत खां के नेतृत्व में, ये हुआ 1608 ईस्वी में। महाबत खां बड़े ही धुरंधर योद्धाओं में से एक थे और उनको भी इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। तब जहांगीर ने अब्दुल्ला खां को भेजा अगले अभियान पर। अब्दुल्ला खां, ये 1609 के आसपास हुआ। 1609 में अब्दुल्ला खां का अभियान हुआ, परंतु अब्दुल्ला खां भी मेवाड़ के उस समय के राणा अमर सिंह के दृढ़ निश्चय को नहीं डिगा पाए। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने में भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। इनको अब्दुल्ला खां को भी, उनको भी जहांगीर ने वापस बुला लिया। और उसके बाद में पंजाब के तौर राजा जो मुगल आधिपत्य में थे, इनका नाम था बासु, राजा बासु को मेवाड़ विजय के लिए जहांगीर ने भेजा। परंतु राजा बासु भी मेवाड़ को अधिकृत करने में सफल नहीं हुआ और राजा बासु का यह अभियान भी असफल रहा। राजा बासु के बाद में अगले जो सेनानायक भेजे गए मेवाड़
मेवाड़ पर अभियान के लिए मुगलों की तरफ से, वो थे मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका ये खुसरो के ससुर थे। मिर्जा अजीज कोका को भी इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। इस पर जहांगीर ने स्वयं निर्णय लिया कि वह मेवाड़ की ओर जाएगा और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना, इस खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेज दिया। यानी 1613 में स्वयं गए। कौन? जहांगीर। कहाँ? अजमेर, ताकि मेवाड़ के ऊपर दबाव बढ़े, क्योंकि अजमेर पास में है मेवाड़ के, तो दबाव बढ़ेगा। और खुर्रम के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लेकर के अमर सिंह के विरुद्ध प्रस्थान किया गया। अमर सिंह को मजबूर होकर के मेवाड़ का इलाका छोड़ना पड़ा और 56 के मैदानों में शरण लेनी पड़ी। मुगल सेनाओं द्वारा मेवाड़ के इलाकों को पराक्रांत कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सूझबूझ वाले सामंतों ने अमर सिंह को सलाह दी कि पिछले इतने लंबे वर्षों से हम मुगलों के आक्रमण का मुकाबला कर रहे हैं, परंतु ये और ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। और उनके परामर्श से अमर सिंह सहमत होते हुए उन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंह और विश्वस्त सामंतों को खुर्रम के साथ बातचीत के लिए भेजा। कर्ण सिंह और खुर्रम के बीच बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई और उसके बाद में मेवाड़ और मुगलों के बीच में 1615 ईस्वी में संधि होती है। मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि खुर्रम द्वारा एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तब अमर सिंह ने अपने विश्वस्त सरदारों के परामर्श से अपने पुत्र कर्ण सिंह को खुर्रम से बातचीत के लिए भेजा और उन्हीं के बातचीत का नतीजा थी कि जनवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगलों के बीच संधि होगी। और उस संधि के तहत जो शर्तें निश्चित की गई उसमें प्रथम शर्त थी राणा को मुगल दरबार में न आने की छूट दे दी। यानी राणा अमर सिंह मुगल दरबार में नहीं आए तो कोई बात नहीं, यानी चलेगा ये बात। यानी महाराणा को मुगल दरबार में आने की या नहीं आने की उनके ऊपर निश्चित कर दिया गया कि जैसा वो स्वेच्छा से समझे। तो अमर सिंह की शर्त ये थी कि वो मुगल दरबार में जाना नहीं चाहते, तो इसको स्वीकार कर लिया गया। यानी महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। प्रथम शर्त मुगल मेवाड़ संधि 1615। दूसरा, महाराणा की जगह राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा। कर्ण सिंह मुगल सेवा में उपस्थित होगा। और तीसरी जो शर्त थी वो थी कि चित्तौड़ के किले की किलेबंदी नहीं करेगा। यानी चित्तौड़ का इलाका लौटा दिया जाएगा अमर सिंह को, लेकिन चित्तौड़ के किले की किलेबंदी नहीं की जाएगी। चित्तौड़ किले की किलेबंदी। तो इस प्रकार से मेवाड़ मुगल संधि द्वारा एक दीर्घकालिक जो संघर्ष का दौर रहा इन दोनों राज्यों के बीच में, उसका अंत हो गया। और यह संधि मेवाड़ के लिए भी पूर्ण रूप से सम्मानजनक रही। उनके ऊपर किसी प्रकार से दबाव नहीं डाला गया, उनकी अस्मिता, उनके स्वाभिमान की रक्षा की गई। महाराणा को छूट दी गई कि वो दरबार में उपस्थित नहीं होना चाहे तो नहीं हो। इसके साथ उनके साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने जैसा भी कोई समझौता नहीं हुआ। इस प्रकार से हमने देखा इसमें जहांगीर के समय
मेवाड़ के संबंधों के साथ मेवाड़ के साथ उनके संबंध अब अगले अगले वीडियो में देखेंगे। जहांगीर के अन्य राजपूत राज्यों के साथ संबंध।